धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जब देश में G20 की मीटिंग हो रही है और उसके जरिए दिखाने, जताने और बताने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत यानी इंडिया में सब चंगासी, तो ऐसे में फिर मणिपुर की राजधानी इंफाल में कर्फ्यू क्यों लगाया गया है और वो कर्फ्यू तभी तक क्यों लगाया रखा जाएगा जब तक G20 की मीटिंग चलती रहेगी। इसके अलावा पूरे देश के अलग अलग राज्यों में नफरतें क्यों फैलाई जा रही हैं और उन नफरतों को लेकर आखिर बात क्यों नहीं की जा रही है। किसान सड़कों पे हैं, उनकी बातें क्यों नहीं सुनी जा रही हैं। अडानी को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर भी कोई जिक्र नहीं किया जा रहा है। ऐसी ही नो एम बातें उठाते हुए सोनिया गांधी ने, जी हां, कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख डाली और कहा है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक जो आपने स्पेशल सेशन बुलाया है, जिसके बारे में एजेंडा कुछ क्लियर नहीं किया है, उसमें हम चाहते हैं कि इन 9 मुद्दों को लेकर भी बहस होनी चाहिए। किस धारा के तहत, किस नियम के तहत जो है बहस होगी, या आप किस धारा के तहत, किस नियम के तहत बहस कराना चाहते हैं, इस पर हम लोग उलझना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम इन मुद्दों पर बात करना जरूर चाहते हैं। हम आपके सामने जयराम रमेश, जो कांग्रेस मीडिया सेल के हेड हैं, उनके द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लंबा चौड़ा वीडियो है, 12-13 मिनट का, वो रखने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों की भी एक आदत बन गई है कि आप लोगों को इतनी तमाम चीजें देखना सुनना पसंद नहीं है। भोंपू मीडिया और उसके अलावा चाटुकार दंगाई पत्रकार इस खबर को एक लाइन में बताकर खत्म कर दे रहे हैं कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, लेकिन चिट्ठी में किन मुद्दों को और कैसे उठाया है उसका कोई जिक्र वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए जरूर। जब कभी विशेष सत्र होता है, कार्यसूची पहले तय की जाती है और कार्यसूची जो एजेंडा है, जो कार्यसूची है, वो सभी पार्टियों से बातचीत करके एक बार, जैसा कि मैंने कहा, सर्वसम्मति तो असंभव है, पर एक आम सहमति बनाने की प्रयास होती है सरकार की ओर से। पर यह पहली बार हो रहा है कि विशेष सत्र बुलाया गया है और एजेंडा, कार्यसूची की जानकारी हमारे पास नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और तीसरी बात जो उन्होंने खत में लिखा है कि जो बुलेटिन में छपा है, जो सांसदों ने अपने बुलेटिन, लोकसभा बुलेटिन में और राज्यसभा बुलेटिन में पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, कि 18 तारीख सरकारी बिजनेस, 19 तारीख सरकारी बिजनेस, 20 तारीख सरकारी बिजनेस, 21 तारीख सरकारी बिजनेस, 22 तारीख सरकारी बिजनेस, यानी कि 5 के 5 दिन गवर्नमेंट बिजनेस के लिए एलोकेट किया गया है। तो ये नामुमकिन है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हो गया है। हमारे ओर से हम पूरा प्रयास करेंगे, सभी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, इंडिया पार्टी की जो मुद्दे हैं, जो हम उठाना चाहते थे पिछले सत्र में, हम उठा नहीं पाए सरकार की मनमानी के कारण। सरकार की जो मंशा थी, सरकार नहीं चाहती थी कि सत्र चले, इसीलिए वो हमारी मांगों का नजरअंदाज किया। पर इस बार सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि हमारे ओर से 9 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हम उठाना चाहते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। किस नियम के अनुसार उठाए जाएंगे उस पर बातचीत हो सकती है। हम उस पर कोई ये नहीं कह रहे हैं कि इसी रूल के तहत होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि प्राथमिकता बहस पर है, प्राथमिकता है चर्चा होनी चाहिए। किस रूल के तहत, किस नियम के तहत, वो हम बातचीत कर सकते हैं सरकार और इंडिया पार्टियों के बीच में, और अलग अलग पार्टी के बीच में बातचीत हो सकती है। तो जो 9 मुद्दे का जिक्र किया गया है इस चिट्ठी में, सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में,
मैं आपको मोटे तौर से गिना लूँगा और ये जो आपको खत मिल जाएगा आपको इस पर और जानकारी मिल जाएगी। पहला मुद्दा है जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, जो कमर तोड़ महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, आर्थिक विषमताएं हैं और जो खास तौर से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के परेशानी को लेकर जो हम मुद्दा उठाने चाहते थे पिछले सत्रों में, हम उठा नहीं पाए। हम चाहते हैं कि इस पर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का बहस हो। जिस दिन होगा वो तय हो सकता है, पर जो मौजूदा आर्थिक स्थिति है, खास तौर से आवश्यक वस्तुओं पर जो कीमतें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रहा है और रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, विषमताएं बढ़ रही हैं और एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग परेशानी में है हर एक राज्य में, उसको लेकर एक बहस होने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा जो सोनिया जी ने जिक्र किया है, किसान संगठनों के साथ सरकार की बातचीत हुई थी, आंदोलन था, आपको याद है, 3 काले कानून लाए गए थे, उस पर आंदोलन हुई, बाद में सरकार को मजबूरी से उन कानूनों को वापस लेना पड़ा, पर कुछ समझौता हुआ था, कुछ वादे किए गए थे एमएसपी को लेकर, खास तौर से कानूनी गारंटी एमएसपी को देने की बातचीत हुई थी और किसान संगठनों के अलग अलग मांगे भी थी। उस पर क्या कार्रवाई हुई है, उसकी मौजूदा स्थिति क्या है, एमएसपी को लेकर लीगल गारंटी के मुद्दे पर सरकार की मंशा क्या है, इस पर चर्चा हो, सोनिया जी ने जिक्र किया है। तीसरी मांग जो हमारी है, जो अडानी बिजनेस ग्रुप को से लेकर जो खुलासे हुए हैं हमारे मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, और रोज कुछ ना कुछ छपते रहता है, इस पर जांच हो रही है। एक विशेष समिति का गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सेबी की जांच हो रही है, पर यह बिल्कुल साफ हो गया है कि बिना जेपीसी से इसका पूरा खुलासा नहीं हो सकता। जो तथ्य हैं, जो रिश्ते हैं अडानी के और मोदी सरकार के बीच में, और जो एकमात्र लाभार्थी हैं मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों के, जो अडानी बिजनेस ग्रुप है, उसके जो खुलासे हुए हैं, उस पर जेपीसी का गठन होना बहुत जरूरी है। ये मांग हम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, 7 महीने से कर रहे हैं, पर यह मांग हम फिर से दोहरा रहे हैं और सोनिया जी ने इसको प्रधानमंत्री को भी अवगत कराया है। चौथा मुद्दा है कास्ट सेंसस को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, जब मैं ग्रामीण विकास मंत्री था 2011 में, हमने प्रयास किया कि जातीय जनगणना हो, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, हमने पूरा भी किया, पर उसमें और काम करने की ज़रूरत थी। हमारी सरकार चली गई 2014 में, उसके बाद में उस जातीय जनगणना के बारे में हमने कुछ सुना नहीं। न केवल जातीय जनगणना नहीं हुआ है, पर जो 2021 में जनगणना होने वाली थी, जो हर 10 साल जनगणना होती है, वो भी अब तक नहीं हुआ है। और उस जनगणना न होने के कारण हमारे देश में करीब 14 करोड़ लोग हैं जो खाद्य सुरक्षा कानून के लाभार्थी नहीं बन पाए हैं। तो जनगणना होना जरूरी है और खास तौर, विशेष तौर से जातीय जनगणना होना जरूरी है, क्योंकि जो सरकारी कार्यक्रम है, हमारे सामाजिक न्याय के कार्यक्रम है, सामाजिक सशक्तिकरण के कार्यक्रम है, नीतियां हैं, उसको और मजबूती देने के लिए ये जातीय जनगणना होना जरूरी है, अनिवार्य है। 5वां मुद्दा है संघीय ढांचा पर जो आक्रमण हो रहा है। अलग अलग राज्यों में आप देख रहे हैं, तमिलनाडु में देखा है आपने, केरला में देखा है, कर्नाटक में हमारा अन्न भाग्य गारंटी को रोका गया था। अलग अलग राज्यों में राज्यपाल की भूमिका रोज हम
उसके बारे में पढ़ने को मिलता है, पर यह साफ हो गया है कि ये संघीय ढांचा पर एक जानबूझकर एक प्लान रणनीति के कारण है कि राज्यों को, और खास तौर से जो राज्य बीजेपी शासित राज्य नहीं है, उनके सामने मुसीबतें खड़ा करना, उनको परेशानी में डालना, उनकी जो संवैधानिक हक है, जो संवैधानिक अधिकार हैं, उनको न देना, ये सब मोदी सरकार की रणनीति है और ये हम उठाना चाहते हैं। इस पर बहस होने की जरूरत है। और सोनिया जी ने प्रधानमंत्री को कहा है कि ये जो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर सभी कई राज्यों में जो चिंता जताई गई है, कई मुख्यमंत्रियों ने भी कहा है, इस पर चर्चा जरूर कराइए। छठा मुद्दा है जो प्राकृतिक आपदाएं हैं। खास तौर से हमने देखा है कुछ राज्यों में अत्यधिक बाढ़, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में अत्यधिक बाढ़ के कारण लाखों लोग विस्थापित हुए हैं, नुकसान पहुंचा है। और एक राज्य में अत्यधिक बाढ़ हो रहा है, दूसरे राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में अत्यधिक सूखा हो रहा है। तो ये अत्यधिक बाढ़ और अत्यधिक सूखा ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, पर अब तक इसको प्राकृतिक आपदा घोषित नहीं किया गया है। ये चिंता का कारण है, चिंता का विषय है। और प्राकृतिक आपदा में जिला सरकार, पंचायत, नगरपालिका, राज्य सरकारों की भूमिका तो है, पर सबसे अहम भूमिका केंद्र सरकार की होती है। राहत केंद्र सरकार से आता है, कैलेमिटी रिलीफ केंद्र सरकार के माध्यम दिया जाता है। तो ये कई राज्यों ने ये बात उठाई है, और न केवल बीजेपी जो विपक्ष के राज्य हैं, पर सभी राज्यों में जो प्राकृतिक आपदाएं से पीड़ित हैं, या तो अत्यधिक बाढ़ या अत्यधिक सूखा, तो इस पर हम समझते हैं कि वक्त आ गया है इसको संसद में चर्चा हो, और सोनिया जी ने इसका भी जिक्र किया है। सातवां मुद्दा चीन से लेकर है। आप जानते हैं 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने स्वयं चीन को एक क्लीन चिट दे दिया था, पर उसके बावजूद आज हमारे जमीन पर चीन बैठा हुआ है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हमारी सीमाओं पर गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं, चुनौती है हमारे लिए, विदेश नीति के लिए। पर इस पर 3 साल से बहस नहीं हो पाई है, एक शब्द नहीं बोला गया है। हालांकि जो शब्द बोले गए हैं 19 जून 2020 को, वो एक क्लीन चिट दिया गया है प्रधानमंत्री से, और इसकी कीमत हमें भारी तरीके से चुकानी पड़ी है। पर इस पर बहस होना चाहिए, और अगले रणनीति क्या, एक सामूहिक संकल्प हम दिखाएं हैं इसको लेकर, सिर्फ आलोचना के लिए नहीं, पर हम चाहते हैं एक सामूहिक संकल्प संसद की ओर से दुनिया के सामने रखा जाए कि यह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है और इसका मुकाबला हम एकजुट होकर करेंगे। 8वां मुद्दा जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर से हरियाणा जैसे राज्यों में ये चुनावी रणनीति तो है ही, पर सांप्रदायिक तनाव कई राज्यों में प्रयास की जा रही है। कभी कभी जो संस्थाएं हैं, बोला जाता है ये फ्रिंज एलिमेंट है, पर कभी कभी नॉन फ्रिंज एलिमेंट भी इसमें शामिल है। तो सोनिया जी ने कहा है कि जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है, अलग अलग राज्यों में एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का। लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है। इस पर चर्चा हो। और आखिरी मुद्दा जो उन्होंने जिक्र किया है मणिपुर को लेकर, 4 महीने हो गए हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं। आज भी लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं। और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अगर स्थिति नॉर्मल है तो 5 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया है? तो ये 9 मुद्दे हैं सोनिया जी के खत में। सुन लिया आपने जयराम रमेश को। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताने की कोशिश की कि आखिर किन मुद्दों को उठाया जाएगा। उन्होंने किसानों के मुद्दे का भी जिक्र किया, उन्होंने अडानी के मुद्दे का भी जिक्र किया, उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र किया, देश में बढ़ रही नफरत का भी जिक्र किया, उन्होंने बेरोजगारी का भी जिक्र किया और भी कई सारे मुद्दे उन्होंने उठाने की बात कही है। लेकिन लगता नहीं है कि संस्कारी सरकार ऐसा कुछ जो है करने की इजाज़त इनको लोकसभा या राज्यसभा में देगी, क्योंकि हमने देखा है कि अडानी के मुद्दे पर हो, चाइना के मुद्दे पर हो या फिर मुद्दा हो मणिपुर का, संस्कारी सरकार इस पर अपना मुंह नहीं खोलना चाहती है। और जो दल्ला मीडिया है उसके तो कहने ही क्या, वो तो तलबे छोड़कर शायद कुछ और चाटने में व्यस्त हो गया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।